सो अगर नॉर्मल लोग हमारी बातें नहीं समझते हैं तो कौन समझेगा? वो लोग समझेंगे जो शायद हमारे साथ इस जर्नी में साथ साथ चल रहे हैं। उनके साथ में भी ऐसी ही कोई प्रॉब्लम है जो हमें या हमारे परिवार वालों को है। तो इसके लिए ये सपोर्ट ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम कोशिश करते हैं कि हम फिजिकली भी मिलें और वर्चुअली भी मिलें। फिजिकली हम लोग हर महीने हमारे ऑफिस में मिलते हैं और बात करते हैं बहुत सारी, और एक दूसरे के सुख दुख बांटते हैं, और कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। स्पेशली ये जो वर्चुअल सपोर्ट ग्रुप है, इसका उद्देश्य ये है कि जो लोग फिजिकली नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, ट्रैवल नहीं कर पाते हैं, दूर रहते हैं या उस समय पे अवेलेबल नहीं है, तो वो भी ज्वाइन कर सकें और हमसे हाँ बात कर सकें। हाँ हाँ। और हर मीटिंग में हम कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई हमारे गेस्ट आए जो हमसे बात करें। जैसे लास्ट टाइम पे हमने बात करी थी पैलेटिव केयर के बारे में, क्योंकि पैलेटिव केयर एक ऐसी चीज़ है भाई जिसका क्यूरेटिव इंटेंट नहीं है, उसको अगर डॉक्टर ने पैलेटिव लिख दिया तो लोग सोचते हैं कि एंड ऑफ लाइफ है, लेकिन वो ऐसा सच नहीं है। डॉक्टर गणपति हमारे साथ थे, केवी गणपति, जो खुद भी एक पैलेटिव केयर एक्सपर्ट हैं, ऑन्को साइकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने बात करी थी कि भाई क्या जर्नी होती है। आज हमारे साथ आने वाले हैं डॉक्टर सुनील चोपड़े। डॉक्टर सुनील चोपड़े जो है वो एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में उन्होंने अपना काम पढ़ाई लिखाई करी है, और आजकल जसलोक हॉस्पिटल में कार्यरत हैं, वो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। और आज हम बात करेंगे कि जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, भाई साइड इफ़ेक्ट कई तरह के होते हैं, और कई बार जो है सीवियर होते हैं, कई बार नॉमिनल होते हैं, तो उनको कैसे हम आइडेंटिफाई करें। और कैसे जो है जैसे सर्दी खांसी होती है, मौसम जब बदलता है तो जब मौसम बदलता है तब भी हमें बुखार होता है, और जब कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट होता है तो भी हमें बुखार होता है। तो हमको कैसे पता चले कि भाई ये कौन सा वाला बुखार है, और कैसे जो है हम इन सारी चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर पाएँ, कि आइडेंटिफाई कर पाएँ कि भाई ये मौसम से रिलेटेड चीज़ें हैं और ये उपचार से या ट्रीटमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं। सो आज हमारे बीच हैं डॉक्टर सुनील चोपड़े। डॉक्टर साहब हमें बताएंगे कि डॉक्टर साहब, आर यू देयर? कैन यू हियर अस? हेलो। हाँ जी डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। और बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो आपका अपना कीमती समय देने के लिए। अब बिजी ओपीडी है, मैं समझ सकता हूँ, और तो भी आपने समय निकाला, तहे दिल से शुक्रिया। नमस्ते नमस्ते। सो डॉक्टर साहब, आज हम जैसे हम बात करने वाले हैं कि जैसे मौसम बदलता है, मानसून का सीज़न है, हर घर में सर्दी खांसी जुकाम बुखार कुछ ना कुछ लगा हुआ है। लेकिन बहुत सारे हमारे यहाँ पे आप देख रहे हैं करीब कितने 28 पेशेंट्स हैं, और कई सारे लोग तो एक्टिवली ट्रीटमेंट पे भी हैं। तो अगर मान लीजिए कि साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं कीमोथेरेपी के, काफ़ी सारे लोग तो शायद ओवरकम कर चुके होंगे, क्योंकि शोभना आंटी से इनका तो 56 साइकिल शायद हो गया है, तो उनको तो अभी भली भांति पता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे नए होंगे जिनको नहीं पता होगा, या बहुत सारे लोग जब ये स्ट्रीम होगा ये वीडियो, तो बहुत सारे लोगों को पहली बार पता चलेगा। तो डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि इन नटशेल अगर मैं अपने क्वेश्चन को फ्रेम करूं, तो ये है कि कीमोथेरेपी के या कैंसर के ट्रीटमेंट के साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, और क्योंकि मानसून चल रहा है तो हमें ये कैसे पता चले कि भाई ये ट्रीटमेंट वाला साइड इफेक्ट है, ये मौसम वाला साइड इफेक्ट नहीं है। बराबर है। तो सबको प्रणाम। आई एम डॉक्टर सुनील चोपड़े। सबसे पहले तो हम जो जैसे अभी हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि मानसून में होने वाले इन्फेक्शंस और कुछ साइड इफेक्ट्स जो कैंसर पेशेंट्स कीमोथेरेपी पे हैं उससे रिलेटेड। तो पहले तो मैं इन शॉर्ट आपको बताऊंगा कि कीमोथेरेपी के इन जनरल साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। जैसे इन जनरल साइड इफेक्ट हम बोलेंगे तो एक होता है पेशेंट को फटीग फील होना, दूसरा होता है नौशिया वोमिटिंग, थर्ड साइड इफेक्ट होता है कि पेशेंट का ब्लड काउंट कम हो सकता है, उसके वजह से पेशेंट में हैव सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन। अभी इन्फेक्शन के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? पेशेंट को बुखार आ सकता है, अगर एब्डोमिनल इन्फेक्शन है तो एब्डोमिनल डायरिया हो सकता है, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कुछ दवाइयों से 2-3 दिन तक बॉडी एक होता है, कुछ दवाइयों से हाथ पाँव में झुंझुनाहट होती है जिसको हम न्यूरोपैथी बोलते हैं। तो ऐसे वेरियस साइड इफेक्ट होते हैं कीमोथेरेपी रिलेटेड। अभी हम मानसून के बारे में बात करेंगे कि हमें क्या केयर लेना चाहिए। तो दो चीजें हमें याद रखना है। एक तो
कैंसर करके जो बीमारी है, इसके वजह से जो है पेशेंट का जो इम्यूनिटी है ये लोअर साइड में रहता है। ओके, जैसे हम जिसको प्रतिकार शक्ति बोलते हैं, ये प्रतिकार शक्ति अगर हम नॉर्मल पर्सन से कंपेयर करें तो कैंसर पेशेंट्स की थोड़ी कम रहती है। दूसरी बात है, अगर हम कीमोथेरेपी देते हैं तो उस चीज में वो थोड़ा एडिशनल फैक्टर हो जाता है, जैसे कीमोथेरेपी से भी प्रतिकार शक्ति पेशेंट की घट सकती है, तो चांस जो होता है इन्फेक्शन होने का वो बढ़ जाता है। अभी भी हमें पता है हर साल मानसून में कई सारी नई बीमारियां आती है, जैसे कि अगर हम मुंबई की बात करें या जहाँ जहाँ ज्यादा बारिश होती है, मलेरिया कॉमन होता है, लेप्टोस्पायरोसिस कॉमन होता है, उसके बाद में डेंगू का बीमारी कॉमन होता है। सबके सिम्टम्स भी कॉमन होते हैं, बुखार आता है, किसी का प्लेटलेट कम होता है, किसी को थकान आती है। तो जब भी हम किसी पेशेंट को कीमोथेरेपी देते हैं तो हम उनको एडवाइस करते हैं कि आपको इन सारे सिम्टम्स का ख्याल रखना है, कुछ भी होता है तो आपको इमीडिएटली नोटिफाई करना है। अभी अगर आप बोलते हैं कि किसी को बारिश के दिनों में जैसे भी इफ समवन गेट्स, किसी को बुखार आ गया, तो हम कैसे सोचे कि ये मलेरिया है, डेंगू है, तो ऐसा नहीं सोचे। हमें सबसे पहले ख्याल रखना है कि कीमोथेरेपी अगर किसी पेशेंट को चल रहा है, उसके साथ अगर पेशेंट के ब्लड काउंट्स कम है, तो वो एक इमरजेंसी जैसे हमें ट्रीटमेंट करना है। तो अगर किसी को बुखार आता है तो आपने इमीडिएटली अपने डॉक्टर को रिपोर्ट करना है, सीबीसी का टेस्ट करना है, उस पे अगर काउंट्स कम है तो हम उस हिसाब से एंटीबायोटिक स्टार्ट करेंगे। अभी ये सारी चीजें नहीं होने के लिए हमें क्या प्रिकॉशन, एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना है, बिकॉज मानसून में थोड़ा इन्फेक्शन रेट ज्यादा होता है, जो कि हम बोल सकते हैं कि इन्फेक्टेड वाटर की वजह से रह सकता है, या दूसरा होता है सीजनल वायरल फीवर, कॉमन फ्लू, ये सारी चीजें होते हैं। तो हमें कुछ ख्याल करने हैं, जैसे कि इन्फेक्शन ना हो। तो हमने जो कोविड में पालन किया, एक तो मेंटेन गुड हाइजीन, दूसरा सैनिटाइजेशन मेंटेन करना चाहिए, तीसरा हम जैसे यूज करते थे कोविड टाइम पे सैनिटाइजर, एक्स्ट्रा केयर, वो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद सबने मास्क पहनना है क्या, अभी करंटली तो रिकमेंडेड नहीं है, बट अगर कोई कैंसर के पेशेंट है और घर में किसी को सर्दी खांसी है या ज्यादा बुखार आ रहा है, तो वो लोग वो थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन ले सकते हैं, जैसे कि अगर वो मास्क पहन ले तो वो हेल्प होगा आपको होने वाले इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। तीसरा बात है कि आपने अवॉइड करना चाहिए बाहर की कोई भी चीज खाना या बाहर की कोई भी चीज पीना, क्योंकि इस बारिश के दिनों में बाहर का खाने पीने से इन्फेक्शन होने का रिस्क ज्यादा होता है। और हम देखते हैं इन जनरल वैसे ही लोगों को डायरिया, वोमिटिंग हो जाती है बाहर से खाने पीने से। तो इसलिए हम जब कैंसर पेशेंट को सजेशन देते हैं कीमोथेरेपी पे, तो लो इम्यूनिटी होने के कारण हम सजेस्ट करेंगे कि हमने वो जो आउटसाइड फूड है वो अवॉइड करना चाहिए। ये सब था, बारिश के दिनों में कुछ खास प्रिकॉशन हम ले सकते हैं। हम और भी आगे बढ़ेंगे, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो मैं उसका जवाब देते रहूंगा। जी डॉक्टर साहब, पहले तो हमें जैसे आपने बताया कि ये कॉमन टाइप की जो बीमारियां होती हैं या कॉमन टाइप के इन्फेक्शंस होते हैं, और ये जो है आपने ये क्लासीफाई भी किया कि मतलब ऐसा होता है और इससे प्रिवेंशन ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि बीमारी हो जाए, मतलब जैसे मान लीजिए कि किसी को डायरिया लग जाए, तो क्या हर डायरिया जो है वो सीवियर है? क्या हर डायरिया जो है वो खतरनाक है? हम किसके पास जाएं, हम किससे बात करें? क्या हमारे, क्योंकि जनरल फिजिशियन जो होते हैं कई बार टच में नहीं होते हैं हम, क्योंकि हम डिपेंडेंट होते हैं हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट पे, और छोटी छोटी चीज़ों के लिए तो हम उन पे लाइक कैसे हम उनसे संपर्क साधें, कैसे कर सकते हैं इसको? हाँ, बराबर है, आपका क्वेश्चन सही है। तो जैसे जब भी हम किसी को कीमोथेरेपी एडमिनिस्टर करते हैं तो हम कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, शायद अगर हमारे कुछ पेशेंट्स ज्वाइन किए हैं तो वो भी ये नोट कर सकते हैं कि हम सबको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इनमें से कोई भी चीज हो तो यू शुड इमीडिएटली कांटेक्ट अस, और उनको हम एक ऑन कॉल नंबर देते हैं। जैसे कि डायरिया होना, 4 से 5 बार से ज्यादा डायरिया होना, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर फीवर आना, उसके बाद 5 से 6 से ज्यादा वोमिटिंग होना, ये सारी चीजें अगर कुछ भी होता है तो एक ऑन कॉल नंबर रहता है।
अभी कमिंग बैक टू आपने जो सवाल पूछा कि अगर डायरिया होता है, सबसे पहले तो कुछ कीमोथेरेपी जो डायरिया प्रोन होती है, या फिर इन जनरल हम डायरिया प्रिवेंशन के लिए कुछ मेडिसिन देते हैं, जिसकी वजह से डायरिया स्टॉप होता है। तो अभी अगर कोई पेशेंट डायरिया एक्सपीरियंस करता है, तो सबसे पहले इमीडिएटली उन्होंने ओआरएस लेना शुरू करना चाहिए ताकि उनका हाइड्रेशन मेंटेन रहे। दूसरा, जितना पॉसिबल है आपके जनरल फिजिशियन या आप जो ऑन्कोलॉजिस्ट के अंडर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वहाँ से जो भी ऑन कॉल नंबर होगा उनसे आपको कनेक्ट करना है। इसमें हाइड्रेशन मेंटेन करना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, जो आपको एसओएस की मेडिसिन दी रहेंगी डायरिया की, वो लेना है। और डायरिया की मात्रा अगर बहुत ज़्यादा है, तो इमीडिएटली या तो नज़दीकी या तो आप जो ऑन्कोलॉजी सेंटर पे ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वहाँ जाके आपको भर्ती होना है ताकि आपका हाइड्रेशन मेंटेन करे। अभी वो डायरिया इन्फेक्शन की वजह से है या कीमोथेरेपी की वजह से है, वो डिफरेंशिएट करना ईज़ी, मतलब पेशेंट को डिफरेंशिएट करना डिफ़िकल्ट होता है, बट अगर आप कोई मेडिकल फैसिलिटी में पहुँचते हैं, तो वो उसके बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पे हम उनको एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं। मेन होता है हाइड्रेशन मेंटेन रहना चाहिए, तो इसलिए आप ओरली भी बहुत सारा पानी पीते रहना चाहिए कीमोथेरेपी के बाद। जी डॉक्टर साहब, डायरिया जो है एक कॉमन चीज़ है जो शायद बारिशों में ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे ही एक चीज़ है जैसे फीवर के बारे में भी आपने बड़े अच्छे से बताया कि क्या हमें करना चाहिए बिफोर वी रीच आउट टू द डॉक्टर। तो ऐसे ही अगर आप हमें खांसी के बारे में या बुखार के बारे में भी अगर कुछ सजेशन दे सके तो दैट विल बी ग्रेट। हाँ, खा यस। तो अगर खाँसी और बुखार के लिए बोलेंगे, तो हम अगर किसी को फ़ीवर आता है, अगर उनको कीमोथेरेपी चल रहा है और वो मान लीजिए कीमोथेरेपी के मिड साइकिल में है, या मान लो 1 सप्ताह बाद या बीच के 2 सप्ताह बाद है, तो सबसे पहले हमें ख़्याल रखना चाहिए कि थर्मामीटर घर पे होना चाहिए। आप जब भी किसी को कीमोथेरेपी या कोई भी कैंसर ट्रीटमेंट शुरू होता है, तो अपने ख़्याल रखना चाहिए कि थर्मामीटर रखना है। दूसरा, अगर आपको बुखार जैसे लग रहा है, तो उसको नापिए। अगर वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है और अगर आपको रिसेंटली कीमोथेरेपी मिला है, तो हो सकता है कि वहाँ पे इन्फेक्शन का चांस हो। तो इस प्रकार अगर आपको फ़िज़िबल है, कोई मेडिकल फैसिलिटी आपके आस-पास है, तो आपने तुरंत मेडिकल फैसिलिटी जाना चाहिए ताकि वो आपका सीबीसी टेस्ट करके काउंट ब्लड काउंट देख सके, और दूसरा, जितना जल्दी हो सके एक एंटीबायोटिक का डोज़ आपको मिल जाए, पेशेंट को मिल जाए। दूसरा है, आप जो कॉमन हम कोविड के टाइम पे भी करते थे, डोलो या पैरासिटामोल का टैबलेट आप इमीडिएटली ले सकते हैं, आपका बुखार कम करने के लिए। लेकिन अ, उससे सिर्फ बुखार कम होगा, आपका डॉक्टर को विज़िट करना ज़रूरी है, क्योंकि हमें काउंट्स देख के पता करना है कि ये कोई सीरियस इन्फेक्शन तो नहीं है। इसलिए आप जैसे बुखार आता है, डोलो टैबलेट लीजिए। अगर आपकी फैसिलिटी से हॉस्पिटल दूर है, तो शायद आपको आपके डॉक्टर कुछ एंटीबायोटिक देके रहेंगे, उसका फर्स्ट डोज़ भी आप घर पे ले सकते हैं। बट अगर कीमोथेरेपी चल रहा है, तो कोई भी फ़ीवर है, तो मुझे लगता है आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए घर पे डोलो का टैबलेट लेके, और अगर एंटीबायोटिक पॉसिबल है, तो वो भी लेकर। ये बुखार के बारे में था। जी डॉक्टर साहब, जब मैं छोटा था तो मेरी जो नेबरहुड में ना एक सीनियर आंटी थी। और कभी भी मतलब ऐसा उनको बड़ा बच्चों से बड़ा लगाव था। तो कोई अगर बच्चा छींकने भी लगता था या कुछ खांसी भी अगर वो सुन लेती थी ना, अपने आप वो चली आती थी नुस्खा लेके कि अरे इसको काढ़ा बना के पिला दो, अरे इसको ये दे दो, अरे इसको वो दे दो। तो ऐसे लोग ना अभी भी हमारे समाज में हैं, हमारे घरों में भी हैं। कैंसर में कितना कारगर है काढ़ा, अदरक और ये सारी चीजें। सो देखिए, अभी इस पे तो जो भी नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे आप बता रहे, काढ़ा हो गया, कुछ लोग वो हल्दी और दूध लेते हैं सर्दी खाँसी के बाद, बराबर है? जिंजर हो गया, ये चीज़ें कोई अनसेफ नहीं है, बिकॉज़ ये सारे नेचुरल और प्लांट प्रोडक्ट्स है, वो आप ले सकते हैं, ठीक है? अगर वो आपको हेल्प करता है या पहले से
उस तरीके से आप ये चीज़ों को लेते हैं तो उसको आपको लेना चाहिए। उससे कोई ज़्यादा तकलीफ वाली बात नहीं है। बात होती है जब हम कोई ऐसी अल्टरनेटिव मेडिसिन जिसमें मेटल्स हो या जिसका हमें कंटेंट मालूम नहीं हो, वो लेने के लिए हम सजेस्ट नहीं करेंगे। बट डेफिनेटली ये जो हम जिसको घरगुती नुस्खे बोलते हैं, ये हम कर सकते हैं। बट बी केयरफुल, कोई भी आपका कंप्लेंट ज़्यादा होता है, तो यू शुड अटेंड योर ट्रीटिंग डॉक्टर जो रहते हैं उनसे। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल हमारे किसी पेशेंट का है कि रेनी सीजन में कोविड होने के चांसेस ज़्यादा हैं क्या, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी वीक होती है। तो देखिए अभी जैसा है कि कोविड का अभी जो करंट हम अगर सिचुएशन देखेंगे तो इतना कॉमन नहीं है। कोविड होने की रिस्क ज़्यादा है कि कोविड अभी ये सीज़न तो मोस्ट ऑफ द वायरल फीवर का सीज़न है और कोविड भी एक वायरल फीवर है, ठीक है? और अभी जैसे कोविड के उस टाइम पे बड़े स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस थे, अगर किसी को खाँसी, बुखार ये सारी चीज़ें होती है तो हम इमीडिएटली टेस्ट करते थे। अभी उतना स्ट्रिक्ट गाइडलाइन नहीं है और कोविड का इंसिडेंस भी अगर हम कंपेयर करें तो कम है। कोविड का रिस्क हाँ है, जो आपको सर्दी खांसी बुखार हो सकती है वो एक नॉर्मल वायरल फीवर से भी हो सकती है, कोविड से भी हो सकती है। अगर आपको उसके बाद सांस फूलना या आपकी खांसी बढ़ रही है, दम लग रहा है, ऐसी कुछ एडिशनल चीजें होती है तो आप कोविड टेस्ट भी करा सकते हैं। एक और सवाल है डॉक्टर साहब, किसी ने पूछा है, योगिता जी ने, कि मैं वीनेट 400, आई थिंक ये इमेटिनिब है, वो लेती हैं और शरीर के कई पार्ट्स में सूजन रहती है, तो ये क्या हो सकता है? हालांकि ये ट्रीटमेंट रिलेटेड चीज़ें हैं, बट सिंस यू आर एन oncologist, तो आई आई थिंक इफ़ यू कैन एड्रेस। यस यस, सो इमेटिनिब जो है हम उसको मैजिक पील बोलते थे जब ये डिटेक्ट हुई। और सबसे बड़ी दिक्कत ये टैबलेट के साथ होती थी जब हम स्टार्ट करते तो इनिशियली एक तो थकान और दूसरा है शरीर पे स्वेलिंग आना, ठीक है? तो मोस्टली इसके लिए अभी भी कोई इफेक्टिव उपाय नहीं है। अगर बीच बीच में कोई लिम्ब स्वेलिंग या फेशियल पफिनेस आता है तो आई थिंक वो कंजर्वेटिवली अपने आप कम हो जाना चाहिए। स्वेलिंग बहुत ही कम्बरसम होती है कि टॉलरेट नहीं हो रही है, तो आप अपने ट्रीटिंग फिजिशियन से मिलके कुछ दिन हम उसका डोज मॉडिफाई कर सकते हैं या डोज होल्ड कर सकते हैं। तीसरा है स्वेलिंग के बाकी कॉजेज भी, जैसे फीमेल्स में थायराइड बहुत कॉमन होता है, तो हमें थायराइड टेस्ट करा लेना चाहिए। अगर स्वेलिंग भी बढ़ रही है, वेट भी बढ़ रहा है, तो वो टेस्ट करा लेना चाहिए ताकि अगर वो प्रॉब्लम है तो हम उसको एड्रेस कर सकें, ठीक है? बट एज सच हमारे पास ऐसा कोई इफेक्टिव दवाई नहीं है कि वो स्वेलिंग को तुरंत कम कर सके। जी डॉक्टर साहब, सूर्यकांत दत्ता जी का सवाल है कि मुझे स्टमक अल्सर है 1.5 साल से, उसके चलते इनको मोशंस में प्रॉब्लम होता है, और दिन में 2 बार पहले होता था, कल से कीमो स्टार्ट होगा, तो उसके चलते मेरा लूज मोशन खतरनाक तो नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा खतरनाक वगैरह ऐसा नहीं होता है। वो कीमोथेरेपी स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और उसके साथ साथ जैसे मैंने बताया आपको लूज मोशंस के लिए मेडिसिन भी देंगे। जैसे आपका कीमोथेरेपी पार्ट ओवर होता है तो वो आपको एसओएस मेडिकेशन देते हैं। तो ऐसा कुछ होता नहीं है सर। आपको ख्याल रखना है, अगर इमीडिएट आपको लूज मोशन शुरू होते हैं तो आपको आपके ट्रीटिंग डॉक्टर के कांटेक्ट में रहना है। डॉक्टर साहब, जब बात आती है सेहत की, तो हम वैसे भी बड़े, हालांकि दो तबके के लोग हैं हमारे समाज में आजकल। एक जिनको कुछ भी खाना है, एक जिनको कुछ भी, जो खाने से पहले कुछ ना कुछ सोचना है। और जब कैंसर या इस तरह की परिस्थितियों से जब हम गुजर रहे होते हैं, तो हमको किस तरह का खाना, जैसे मानसून में आपने बताया कि ये कॉमन चीज़ें हैं, बीमारियां लगती हैं, वायरल होता है, तो क्या हम ऐसा अपने खान पान में ऐसा सुधार करें, या कोई हम अपने रूटीन में कोई ऐसा सुधार करें कि हम बीमार ही ना पड़ें, और जब खास तौर से जब इम्यूनिटी लो है तो हम अपने आप को सुरक्षित रख सकें? यस, सो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। और ये खान पान का सवाल जब भी आता है तो मेरा फर्स्ट कमेंट मैं करता हूँ, वो करता हूँ शुगर पे। ठीक, हमारे जितने भी कैंसर पेशेंट्स हमसे मिलते हैं, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो उनको कोई ना कोई रिश्तेदार या कोई भी उनका हितचिंतक ये बताता है कि शुगर बंद कर दीजिए, क्योंकि शुगर की वजह से दिक्कतें बढ़ सकती है। तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि
ऐसा साइंटिफिकली कोई हमारे पास प्रूफ नहीं है या ऐसी कोई बात नहीं है कि शुगर खाने से ये कैंसर की पेशियाँ बढ़ती है। तो ऑब्वियसली ज़्यादा शुगर खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, बट अगर आप रूटीन जो नॉर्मल कंजम्पशन ऑफ शुगर होता है, वो आप कर सकते हैं। इसलिए शुगर पूरी तरह बंद करना भी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा और जिनको डायबिटीज़ है या शुगर का दिक्कत है, उन्होंने डेफ़िनेटली शुगर नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात और खान-पान में क्या ख़्याल रखें, एक जिनका कीमोथेरेपी चल रहा है, उसकी वज़ह से थोड़ा एसिडिटी रह सकता है, तो हम स्पाइसी मसालेदार फूड अवॉइड कर सकते हैं। हम जो भी खाते हैं, सुबह लंच, ब्रेकफ़ास्ट, डिनर, वो खाना साफ-सुथरा रहे और फ्रेश रहे, ये ख़्याल हमें रखना चाहिए। होता है घर पे कभी-कभी अ, मॉर्निंग का पकाया हुआ खाना शाम को खा सकते हैं, ठीक है? वो चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि अगर बारिश के सीज़न में थोड़ा इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा होता है, फूड खराब हो सकता है और उससे अगर इन्फेक्शन हो जाएगा तो लूज़ मोशन या डायरिया हो सकता है। तीसरा, पानी में ज़्यादा इन्फेक्शन रहता है, तो हमें ख़्याल रखना है कि हमने अ, या तो पानी डिसइंफेक्ट करके पीना है या तो एटलीस्ट उसको बॉयल करके पीना है, वो एक ख़्याल हमें रखना है। दूसरा, बाकी हम जो भी फ्रूट कंज़म्पशन करते हैं, फ्रूट्स लेते हैं या ग्रीन वेजिटेबल्स लेते हैं, वो मार्केट से आती है, तो उसको अच्छे से धो के साफ करके हमें खाना चाहिए। सो रूटीन प्रिकॉशन ही है जो हमें लेने चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई। और एक फिटनेस से जुड़ा और सवाल, जैसे खान पान की तो हमने बात कर ली। बहुत सारे लोगों को मूवमेंट्स में प्रॉब्लम होती है बीमारी की वजह से। तो कोई एक्सरसाइज या कुछ इस तरह की थेरेपी आप रेकमेंड करते हैं कि मूवमेंट जो है प्रॉपर बना रहे और उससे परेशानियां ना हो? सो सजेशन ऐसा है कि देखिए दवाइयों से थोड़ा फटीग हो सकता है जिससे हम कैंसर रिलेटेड फटीग बोलते हैं और दूसरा है कीमोथेरेपी की वजह से कभी-कभी ये दिक्कत होती है। तो फर्स्ट तो सजेशन ये रहता है कि सारे पेशेंट्स को हम सजेस्ट करते हैं कि जितना पॉसिबल है दे शुड कीप एक्सरसाइजिंग एटलीस्ट जितना होता है उतना अपने आप को मोबिलाइज रखना है जिसमें हम 15 टू 20 मिनट्स डेली वॉक भी करेंगे नॉर्मल वॉक करेंगे मॉर्निंग इवनिंग तो भी सफिशिएंट है अगर इमीडिएट कीमोथेरेपी के बाद फटीग लगता है तो इवन इफ दे डोंट डू इट मतलब अगर नहीं करते तो भी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जैसे जैसे आप थेरेपी को यूज टू हो जाते हैं एंड इफ यू हैव एनर्जी आपने जरूर एक्सरसाइज करनी चाहिए एक्सरसाइज में वॉकिंग माइल्ड जॉगिंग हम सजेस्ट कर सकते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या फिर वेट लिफ्टिंग जो होता है ये चीजें शायद पॉसिबल ना हो और वो क्राउडेड प्लेस में भी रहता है जिम तो इसलिए इन्फेक्शन के थोड़े चांसेस बनते हैं तो वो अवॉइड किया तो चलेगा बट माइल्ड एक्सरसाइज हम सजेस्ट करते हैं ताकि बॉडी का मेटाबॉलिज्म बना रहे जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। अर्पित यादव जी का सवाल है कि मेरा मेटाबॉलिज्म तेज है, जिसकी वजह से मैं वेट गेन नहीं कर पा रहा हूँ आफ्टर रेडिएशन। सो उसके लिए कोई सोल्यूशन है क्या? मैं बहुत दुबला पतला हूँ। नहीं नहीं सर ऐसा नहीं है कुछ ठीक है मे भी आपका रेडिएशन इफेक्ट जाने के बाद आप अगर रेगुलर खाना खाएंगे तो देर इज प्रोबेबिलिटी कि आप अपना जो ओरिजिनल वेट था वो तो रिज्यूम करेंगे ग्रेट। आई थिंक मतलब इन नटशेल, मतलब जो मेन मेन जो बातें हैं हाइजीन को लेकर जो हमने सीखा आज आपसे, कि भाई हाइजीनिक रहिए और अपने आप को बीमार पड़ने से रोकिए, वो ट्रीटमेंट से कहीं ज़्यादा अच्छा है। और डॉक्टर साहब ने कई सारी चीज़ें बताई कि बुखार अगर हो तो क्या करना चाहिए, खांसी अगर हो तो क्या करना चाहिए, डायरिया अगर हो तो क्या करना चाहिए, और कब जो है हमें उसको सीरियसली लेना चाहिए और डॉक्टर के पास जाना चाहिए, बात करनी चाहिए। वैसे तो बाय एंड लार्ज आपके जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं वो आपके टच में रहते ही हैं। एंड आपके सारे सवाल वो जो है आपके सवालों के जवाब देने के लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन अगर तो भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई कॉमन चीज़ है जो आप अभी आज पूछना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। डॉक्टर सुनील चोपड़े मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने अपनी ट्रेनिंग टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से कंप्लीट करी है। आजकल डॉक्टर साहब जसलोक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मुंबई में कार्यरत हैं एज कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। एंड मीनवाइल लाइक वी गिव अ फ्यू मिनट्स। डॉक्टर साहब, हाँ, एक सवाल है। मेरे मदर को लीवर में कैंसर है, अभी कीमो भी चालू है, एंड उनको खाने में क्या दे सकते हैं इससे उनके बॉडी पर असर करे? नहीं उस पे अभी हमने जैसे डिस्कस किया
उसमें ऐसा कोई स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप उनको नॉर्मल रूटीन जो आप घर पे खाना खाते हैं वो सब दीजिए। उनको ज़्यादा मात्रा में थोड़ा शुगर भी दे सकते हैं, आप लिवर रिलेटेड है तो नॉर्मल मात्रा में प्रोटीन दे सकते हैं। जो रोज़ाना रूटीन खाना खाते हैं वो उनको देना है। कोई स्पेसिफिक सप्लीमेंट फूड की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने बताया। और अगर फिजिबल है तो वो माइल्ड एक्सरसाइज करेंगे तो दैट विल बी हेल्प। ग्रेट। डॉक्टर साहब, बाकी चीज़ें तो आपने बता दी। एक बहुत बड़ा शरीर का हमारा अंग है, जिसके बारे में हम अक्सर बात करना भूल जाते हैं। वो है हमारा दिमाग। हम जब बारिश में अगर कोई मान लीजिए कि डायरिया है, लाइक, हालांकि ये सीजन से रिलेटेड नहीं है तो कभी भी हो सकता है, लेकिन जब मन खराब हो तो क्या करें? कैसे अपने आप को अपलिफ्ट करें? सो इसका जवाब मेरे से ज़्यादा विवेक जी अच्छे से दे पाएँगे। ताकि हम कोई एक नई मीटिंग करें और अच्छे से बात कर सके। हमारे जो बाकी पेशेंट्स है, जो सर्वाइवर्स है, वो थोड़ा हमें मोटिवेट करने के लिए, ट्रीटमेंट रिलेटेड चीजें डिस्कस करने के लिए वो हेल्प करते हैं। बेसिकली जैसे आपका सवाल है, मैं समझ गया हूँ कि कभी कभी जैसे कीमोथेरेपी चल रहा है या डिसीज की वजह से ऐसा होता है कि अ, एक थोड़ा मन खराब हो जाता है, जैसे आप बोल रहे। तो मुझे लगता है सबसे पहले तो आपने आपके जो भी क्लोज है, जो आपके केयर टेकर है, वो फैमिली मेंबर हो सकते हैं, इमीडिएट फैमिली मेंबर, या फिर जो भी आपके केयर टेकर है, उनसे आपने बात करना चाहिए। आपको उससे भी रिलीफ नहीं लग रहा है तो आपने ट्राई करना चाहिए कि आप आपके ट्रीटिंग डॉक्टर से बात करें। दूसरा है जैसे योगा, मेडिटेशन, ये चीजें, इस प्रकार की जो चीजें हैं वो भी हेल्प करती है हमें थोड़ा मेंटल स्टेबिलिटी देने के लिए और थोड़ा रिलैक्स रहने के लिए। तो वो भी चीजें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी, शुक्रिया डॉक्टर साहब। सूर्यकांत दत्ता जी का सवाल है कि कीमोथेरेपी के बाद क्या इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम होता है? अ, देखिए, वो डिपेंड करता है कि कौन सी प्रकार का कैंसर है, कौन से प्रकार की कीमोथेरेपी दे रहे हैं और कितना डोज में दे रहे हैं। तो भी कुछ कीमोथेरेपी के साथ यस 8 से 10% चांस होता है इनफर्टिलिटी का। इसलिए जहाँ जहाँ जरूरत है, आपके कीमोथेरेपी डॉक्टर आपसे वो चीज डिस्कस करते हैं। अगर पेशेंट यंग एज में है तो उनसे आगे के फर्टिलिटी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन भी डिस्कस किए जाते हैं, जो कि आपको डॉक्टर डिस्कस करते हैं, जिसमें हम कीमोथेरेपी स्टार्ट करने के पहले कोई एक्शन लेना है तो वो सजेस्ट करते हैं। और थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी बातें बताई। और मुझे लगता है कि एक छोटी छोटी बातें हैं जो, अगर कैसा है कि कई बार हम कुछ चीज़ें जानते हैं, कई बार हम कुछ चीज़ें नहीं जानते हैं, लेकिन जब हम एक अथॉरिटी से, आप जैसे अथॉरिटी से जब हम बात करते हैं, तो एवरीथिंग कम्स फ्रॉम अ वेरी ऑथेंटिक रिसोर्स। मतलब ये कोई गूगल नहीं है, ये बड़ा लाइक सालों का एक्सपीरियंस है, और आपकी पढ़ाई है, आपकी डेडिकेशन है टुवर्ड्स पेशेंट, जो इस फॉर्म में आती है। एंड बहुत शुक्रगुजार हैं हम आपके कि आपने अपना समय दिया हमें। आज एक्चुअली हमारे साथ उर्वशी जी भी होना चाहती थी, लेकिन सम फॉर सम रीज़न शी इज स्टक एंड शी इज़ नॉट एबल टू मेक द अटेंड द कॉल टुडे। यूजुअली वो हर सेशन में हमारे साथ रहती हैं। सो जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई मन के लिए, इनफैक्ट अगर देखा जाए तो ये कम्युनिटी जो है हमने इसीलिए बनाई है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपके मन में कोई भी सवाल हो, आपके मन में कुछ परेशानी है, जीवन में कोई परेशानी है जो आप शेयर करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आप बिल्कुल यहाँ पे बात कर सकते हैं। और यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि जो भी, चाहे वो इमोशनल इश्यूज हो, सोशल इश्यूज हो, इवन फाइनेंशियल इश्यूज हो, या कोई और एक्सेस रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। एंड बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुनील चोपड़े, आपका मंडे का दिन है, वर्किंग डे है, ओपीडी के बीच में से आपने समय निकाला। आई एम सो ग्रेटफुल एंड सो हम्बल टू यू। थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू एवरीवन, बहुत अच्छा लगा आप लोगों को वापस देख के। और हम लोग फिर मिलेंगे अगले महीने की 15 तारीख को, 15 बजे, यानी कि 3 बजे, और किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।